नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मेजर सिंह है। मैं डीएवी कॉलेज पेवा में वाणिज्य विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। मुझे पता चला कि डॉक्टर BR अम्बेडकर कैथल की तरफ से ई लर्निंग प्रोग्राम यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मेरा भी मन किया कि मैं इसमें जो है अपना योगदान दूं, मैं भी इसमें जो है अपना हिस्सा डालूं। तो मैं आज एक ऐसे विषय पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो विषय हालांकि बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस कम्युनिकेशन में सिलेबस में है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल, लेकिन ये केवल मात्र बीकॉम फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि ये आप जब किसी भी क्षेत्र में जाओगे, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में जाइए, चाहे आप धार्मिक क्षेत्र में जाइए, चाहे आप शैक्षणिक क्षेत्र में जाइए, चाहे आप व्यावसायिक क्षेत्र में जाइए, चाहे आप खेल के क्षेत्र में जाइए, जिस भी क्षेत्र में आप लोग जाओगे आपको वहाँ ही आपको प्रेजेंटेशन स्किल की जरूरत पड़ेगी। आपको भाषण देना पड़ेगा, चाहे आप एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, चाहे आप जो है किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, हर जगह पे आपको जो है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल आपको आगे ले जाने में काम करेगी। मैं आज जिस विषय पर डिस्कस आप लोगों से करने जा रहा हूँ वो है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल की अगर मैं बात करता हूँ, हर आदमी सोचता है कि अच्छी पर्सनालिटी किसकी होती है। ज़्यादातर हम ये मानते हैं कि उस आदमी की अच्छी पर्सनालिटी होती है जिसका रंग गोरा होता है, या फिर जिसका कद काठ अच्छा होता है, या फिर जो आदमी जो है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, या फिर जो आदमी पिंपल फ्री फेस है उसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती है, जो आदमी शहरी क्षेत्र से संबंध रखता है उसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती है। मेरे दोस्तों, अगर आपका रंग ही आपकी पर्सनालिटी का एक पैरामीटर है, अगर आपका रंग ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, तो शायद मैं समझता हूं कि बुराक ओबामा जो है कभी भी यूएसए के राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। दोस्तों, अगर आपका कद ही आपके पर्सनालिटी का एक पैरामीटर है, आपकी पर्सनालिटी का एक वजह सिर्फ आपका कद है, तो शायद मैं समझता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। दोस्तों, अगर आपकी पर्सनालिटी का पैरामीटर केवल और केवल मात्र ये है कि आदमी का पिंपल फ्री फेस है तो वही अच्छी पर्सनालिटी मानी जाती है, तो शायद नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी कभी भी जो है अपने आप को बॉम्बे के बॉलीवुड के अच्छे एक्टर अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते थे। सो मेरे दोस्तों, अगर आपकी पर्सनालिटी का पैरामीटर केवल इतना है कि जिस आदमी के सभी शारीरिक अंग पूरे होते हैं उसी की पर्सनालिटी अच्छी होती है, तो फिर शायद जेसिका फॉक्स जो आर्मलेस विमन है कभी भी यूएसए की फर्स्ट पायलट नहीं बन सकती थी, और हमारे हरियाणा के ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कभी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। अगर आपकी पर्सनालिटी का पैरामीटर केवल और केवल मात्र ये है कि आदमी शहर का होना चाहिए, ज्यादातर ग्रामीण बच्चों में इस बात का कॉम्प्लेक्स रहता है, तो फिर शायद चौधरी चरण सिंह जी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, और चौधरी देवीलाल जी कभी देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। हम कई लोग सोचते हैं कि हमारी पर्सनालिटी उसकी वो आदमी ज्यादा काम कर सकता है जो आदमी मेल मेंबर है। अगर मेल मेंबर होना ही आपकी पर्सनालिटी का एक गुण होता तो शायद श्रीमती इंदिरा गांधी कभी भी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। अब अगर आपको ये है कि आपकी पर्सनालिटी का पैरामीटर सबसे बढ़िया वो होता है कि जो आदमी अमीर होगा उसी की पर्सनालिटी अच्छी होती है, तो फिर शायद हमारे आज के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, अब्राहम लिंकन कभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे। सो दोस्तों, ये सब लोग जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया है, इन सब लोगों को जो राइज करने का जो तरीका है, या इनकी पर्सनालिटी का जो सबसे एक अहम गुण है वो है इनका कम्युनिकेशन स्किल। आप सब लोगों ने जिन लोगों का मैंने नाम लिया है उनको सुना होगा, तो मैं आज को केवल और केवल मात्र आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में बताने जा रहा हूं। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल की अगर मैं अहमियत की बात करता हूं, तो यूएसए के 38 प्रेसिडेंट कर्नाल्ड आर फोर्ड को जब पूछा गया कि सर अगर आपको वापस कॉलेज जाने का मौका मिले तो आप किन बातों पर सबसे ज्यादा तवज्जो दोगे, किन बातों पर सबसे ज्यादा महत्व दोगे, तो उसने कहा कि अगर मुझे वापस कॉलेज जाने का मौका मिलता है तो मैं सिर्फ दो ही बातों पर महत्व दूंगा, कैसे अच्छा बोलना है और कैसे अच्छा लिखना है। क्योंकि जो आदमी अच्छा बोल नहीं सकता, जो आदमी अच्छा लिख नहीं सकता, जो अच्छा बोल के दूसरे आदमी को कन्विंस नहीं कर सकता है, वो आदमी किसी काम का नहीं है, चाहे उसके पास कितनी ही ज्यादा डिग्रियां हैं, जब वो कितना ही ज्यादा पढ़ा लिखा है। सो मैं आपको अपने
इस प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल होना कैसे है, आप कैसे प्रभावी जो है एक वक्ता बन सकते हैं। अक्सर हर आदमी को एक स्टेज से भय रहता है। स्टेज पर बोलने के लिए आपके पास अगर कुछ स्किल्स होती हैं तो आप लोग मंच के माध्यम से बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ लोगों को समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। बेन जॉनसन एक इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हुआ है, उसने कहा है टॉकिंग एंड इलोक्वेंस आर नॉट द सेम। आई मीन टू से यानी बोलना और अच्छा व्याख्यान देना दोनों में बहुत अंतर है। सिंपल बोलना और बहुत अच्छा बोलना दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। मैं आज आपको बोलना और बहुत अच्छे बोलने में अंतर और ये बताऊंगा कि आप बहुत अच्छा कैसे बोल सकते हैं। मैंने एक ऐसा प्रयास किया है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपने अपना कहीं भी प्रस्तुतिकरण देना है, कहीं भी आपने अपनी स्पीच देनी है, तो आप लोग पूर्ण रूप से तैयार होने चाहिए। डेल कार्नेगी ने कहा है कि वेल प्रिपेयर्ड स्पीच इज ऑलरेडी 9th-10th डिलीवर। अगर आपने अपनी स्पीच को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है तो यूं समझ लीजिए कि आपने 90% अपनी स्पीच दे दी है, 90% आपने अपनी बात रख दी है। वेल प्रिपेयर्ड इज हाफ डन भी कहा जाता है। इसमें आप लोगों ने प्रेपरेशन के दौरान क्या करना है, जब आपको पता है कि आपने बोलना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नो द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑडियंस। आपने किन ऑडियंस के माध्यम से बोलना है, कौन से आपके ऑडियंस होंगे, वेदर योर ऑडियंस आर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट और द यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट और द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। आपके ऑडियंस एनआरआई होंगे जब भारत के वसिंदे होंगे, आपके ऑडियंस मेल होंगे जब फीमेल होंगे, आपके ऑडियंस जब किसान होंगे, जब बिजनेसमैन होगा, जब प्रोफेशनिस्ट होगा, कौन आपका ऑडियंस होगा। और जिन ऑडियंस को आप बोलने जा रहे हो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उनकी हमारे से उम्मीदें क्या है। अब एक टीचर है, उससे स्टूडेंट की उम्मीद ये होती है कि वो हमारे सिलेबस के बारे में, हमारा जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं उसका ज्ञान दे। इसी तरह से एक धार्मिक प्रवक्ता है तो उससे लोग उम्मीद रखते हैं कि वो भगवान की कोई बात करे। तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को जानना है। उसके बाद नो द एनवायरनमेंट एंड द ऑडियंस। आप लोगों ने जो है जहां भाषण देना है, जहां पर आप लोगों ने बोलना है, वहां का माहौल क्या है, किस माहौल में आप लोग लेक्चर देने जा रहे हो, किस तरह की वहां की परिस्थितियां हैं। कई बार ऐसे होता है माहौल इतना नाजुक होता है, आप लोगों को बोलने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि वहां कौन से शब्द कहने हैं, कौन से शब्द नहीं कहने हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपना एनवायरनमेंट चेक कीजिए। आपने ऑडियंस के बारे में पता कर लेना है कि वो किस तरह के, किस लेवल के ऑडियंस है, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये बहुत जरूरी है। नो द टाइम अलाउड, आपको समय कितना मिला है। आपने अक्सर देखा होगा जब लोग भाषण देते हैं तो 10-15 मिनट बाद जो है स्टेज सेक्रेटरी पीछे आकर के आपकी कमीज को खींचता है, जब आपको कोई इशारा किया जाता है, आपको स्लिप दी जाती है। ऐसा कदाचित आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि अगर मैंने 10 मिनट बोलना है तो मुझे 1 हफ्ता जो है चाहिए तैयारी के लिए। अगर मैंने 15 मिनट बोलना है तो मुझे 2 दिन चाहिए तैयारी के लिए। अगर मैंने आधा घंटा बोलना है तो मुझे 1 दिन चाहिए तैयारी के लिए। अगर मैंने 1 घंटा बोलना है तो मैं अभी तैयार हूँ। आई मीन टू से जब आपने थोड़े समय के लिए बोलना है तो उसके लिए आपको तैयारी भी ज्यादा चाहिए। तो आप पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। आप कलेक्ट द मटेरियल, आप जिस विषय पर बोलने जा रहे हैं उससे संबंधित आपके पास पूरा मटेरियल होना जरूरी है, और विद फैक्ट्स आपके साथ मटेरियल होना जरूरी है। अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अब अगर आप कहो कि लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, मानते हैं कम होती जा रही है, लेकिन तब तक कान नहीं खड़े होते जब तक आप बताओ कि 2010-2011 के जनसंख्या गणना के मुताबिक हरियाणा में लड़कियों की संख्या 861 है, 139 लड़के कव्वारे रहेंगे, फिर कान खड़े होते हैं कि ये कलेक्ट द मटेरियल होता है। आप लोगों ने जो भी बात अपनी कहनी है विद मटेरियल कलेक्शन कहनी है। कोई भी बिना तथ्य या किसी गलत तथ्य पर आधारित आप लोगों ने अपनी बात को नहीं रखना है। इसके अलावा डेवलप द थीम, आप अपने थीम को पूर्ण रूप से डेवलप कीजिए ताकि जब आप अपने श्रोताओं के समक्ष बात कर रहे होंगे तो श्रोताओं को ऐसा ना लगे कि इन्होंने पूरी तरह से तैयारी नहीं की। कई बार आप देखते हैं टीचर क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं, स्टूडेंट बड़ी नीरसता के साथ सुन रहे होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को पता होता है कि आज टीचर ने अपना लेक्चर पूर्ण रूप से तैयार नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट में है रिहर्सल योरसेल्फ। आपने रिहर्सल आपने जरूर करनी है। आपकी रिहर्सल किस तरह से करनी है, चाहे आप शीशे के आगे सामने होकर के रिहर्सल कर सकते हैं, आप अपने मित्र को, किसी दोस्त को लेक्चर सुना करके रिहर्सल कर सकते हैं, आप लोग अपने माता पिता को, यानी आई मीन टू से प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप कहो ना कि मेरा कॉन्फिडेंस है बोलने में, कॉन्फिडेंस बोलने में तभी बनता है व्हेन यू आर फुली प्रिपेयर्ड।
अगर आप अपने भाषण को पूर्ण रूप से तैयार नहीं करते हो, अगर आप अपने लेक्चर को पूर्ण रूप से तैयार नहीं करते हो, तो ये भूल जाओ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आता है तैयारी के साथ। इसके अलावा जो है दूसरी बात, आपकी ओपनिंग कैसे होनी चाहिए। इतनी जबरदस्त ओपनिंग आपकी होनी चाहिए। ओपनिंग की थी स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाकर के, जब यूएसए में एक धार्मिक सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी बोले थे। जो लोग बोल रहे थे पहले, वो ऐसे ही कहकर के संबोधन कर रहे थे, रिस्पेक्टेड डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जब मंच पर आए, उनको बड़ा कम समय मिला था। उन्होंने जब आकर के मंच पर कहा कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द यूएसए, तो जितना उनको समय मिला था, कहा जाता है कि इतनी देर तक तालियां बजती रही थी, फिर उनको बोलने के लिए दोबारा से समय अलाउड किया गया था। ओपनिंग आपकी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए। आप जब ओपनिंग करते हैं तो ओपनिंग के अंदर सबसे पहले आप ऑडियंस को बताइए कि टेल द ऑडियंस व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम। अपने ऑडियंस को बताइए कि आप उनको क्या बताने जा रहे हैं। ऐसे टीचर जो आकर के सीधा पढ़ाना शुरू कर देते हैं, स्टूडेंट्स को ये नहीं बताते कि आज मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो शायद स्टूडेंट्स इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं। इवन कि आधा पीरियड तो उनका ये समझने में लग जाता है कि टीचर आज क्या पढ़ाएंगे या क्या पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप अपनी बात बतानी शुरू कीजिए। बताने के उपरांत एंड में आकर के, अगर आप अपने आप को अच्छा वक्ता प्रदर्शित करना चाहते हैं, एंड में आकर के फिर संक्षिप्त में बताइए कि मैंने आपको ये बातें बताई हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है उनको आप ज्यादा हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्टाइल आपका जो है, बी योरसेल्फ। कभी भी किसी को इमिटेट मत कीजिए, कभी भी किसी की नकल मत कीजिए। एक फिल्म में राजकुमार का डायलॉग है, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं, जमाना हमको बदल दे, ये जमाने में दम नहीं। आपके अंदर अपना स्टाइल होना चाहिए। आप अगर मान लीजिए आप अमिताभ बच्चन जी की तरह बोल लेते हैं, आप नाना पाटेकर की तरह बोल लेते हैं, तो इसका मतलब लोग ये तो कहेंगे कि ये अमिताभ बच्चन की तरह बहुत अच्छा बोल लेता है, बिल्कुल नाना पाटेकर की तरह बोल लेता है। बट हु आर यू? आप कौन है? आपकी पहचान क्या है? इसलिए आपका अपना स्टाइल, ये ना हो कि कौवा चले हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल जाए। आपने अपना स्टाइल रखना है, अपना तरीका आपने रखना है। इसके अलावा आपकी जो स्पीच है उसके अंदर एक तरंग होनी चाहिए, एक लहर होनी चाहिए। यानी आपके जो ऑडियंस है उनको ऐसे लगे, ऐसा ना हो कि इतनी स्लो स्पीड में आप बोलने लग जाए कि आपके ऑडियंस जो है आपको सुनना बंद हो जाए, जो ऑडियंस के अंदर नीरसता आ जाए। आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना कि एक तरंग, एक लहर, एक एंथुसिज्म, एक बहुत ज्यादा आपके अंदर जो है वेव होनी चाहिए। इसके अलावा बी डायनामिक। आप जब बोलते हैं अपनी आवाज को स्लो, अपनी आवाज को ऊंचा, कभी अपनी आवाज में चेंज, इस तरह की अपनी बॉडी लैंग्वेज में चेंज, ये सब डायनामिक सिस्टम आपकी स्पीच के अंतर्गत होना चाहिए। बहुत सारे मैंने वक्ता देखा है, एक ही पिच में सारी बात कह जाते हैं, वो बड़ी नीरसता सी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आपने जब भाषण देना है, आपने कहीं भी स्पीच देनी है, कहीं भी आपने प्रस्तुतिकरण करना है, तो आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल खुद का होना चाहिए, ताकि आपके स्टाइल को देखते लोग पहचान जाए कि हाँ ये फला आदमी का लेक्चर होगा या फला आदमी बोलने जा रहा है। इसके अलावा जो है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हर एक वक्ता के साथ। जो भी वक्ता होता है, जब वो मंच पर आता है तो उसके अंदर नर्वसनेस होती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि बी नर्वस, कुछ हद तक नर्वस होना बड़ा जरूरी है। अगर आप नर्वस नहीं होते हैं तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। नर्वसनेस जो है हमारे दिमाग को और तेज करती है, हमारे दिमाग को भाषण देने के लिए एक प्रकार से तैयार करती है, मेंटली प्रिपेयर करती है। नर्वसनेस हमें चौकन्ना करती है कि भाई ये काम आपने करना है। अगर आपको नर्वसनेस नहीं होगी तो आई थिंक यू बी द ओवर कॉन्फिडेंट। और सबसे ज्यादा जो घातक होती है वो ओवर कॉन्फिडेंट होती है। सबसे ज्यादा जब आप अपने आप को ज्यादा समझने लग जाते हो, फिर आप नीचे जाना शुरू हो जाते हो। इसके अलावा आप लोग नर्वस दूर करने का एक और भी तरीका है। जब आप मंच पर आओ तो मंच पर आप 4-5 बार लंबे लंबे सांस ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके ऑडियंस को नहीं पता चलना चाहिए कि ये लंबे लंबे सांस ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि लगे कि आप अलोम विलोम कर रहे हैं, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा गेट समथिंग एल्स टू डू। अक्सर हमने देखा है जब हम मंच पर बोलते हैं, जब हमारे को नर्वसनेस होती है तो हमारे हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, और ऑडियंस के सामने जब हमारे हाथ कांप रहे होते हैं तो ऑडियंस का विश्वास हमारे से थोड़ा उठना शुरू हो जाता है। आप अपने हाथ को कांपने से रोकने के लिए किसी पेन को हाथ में पकड़ सकते हैं, किसी पेज को हाथ में पकड़ सकते हैं, किसी डस्टर को आप हाथ में पकड़ सकते हैं। जब आप किसी चीज को पकड़ लोगे तो दोनों हाथों को सपोर्ट मिलने से आपके हाथों में ट्रेंबलिंग होनी कम हो जाएगी, जब बिल्कुल बंद हो जाएगी, और फिर आप अपना भाषण अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं।
इसके अलावा जब आपने भाषण देना है, हम जब छोटे होते थे हमें कहा जाता था चलो बेटा सुनाओ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो हम एक ही सांस में सारा कुछ सुना देते थे। लेकिन अब आप बच्चे नहीं हैं, हम लोगों ने अपने ऑडियंस को कन्विंस करना है, हमें अपना भाषण बड़े आराम से स्लो करना चाहिए, स्लो स्पीड से हमें शुरू करना चाहिए। अपने भाषण में किसी तरह की जल्दबाजी अगर हम दिखाते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपके ऑडियंस का आपके भाषण के ऊपर से जो है थोड़ा विश्वास खत्म होगा, जब वो लोग जो है इतनी जल्दी आपको कैच नहीं कर पाएंगे, जब उनको ऐसे लगेगा कि ये आदमी ने रट्टा लगाया हुआ है और वो इस भाषण को एक ही दम थोपना चाहता है हमारे ऊपर। इसके अलावा जो है गुड वोकल क्वालिटीज, ये एक बहुत जरूरी चीज है जो आपके अंदर होनी चाहिए। हालांकि आवाज गॉड गिफ्टेड चीज होती है, लेकिन आपको याद होगा अमिताभ बच्चन जी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो में इंटरव्यू देने के लिए गए तो उनको यह कह करके नकार दिया गया था कि आपकी आवाज बहुत भारी है, इसलिए हम आपको ऑल इंडिया रेडियो का अनाउंसर नहीं रख सकते। आज वही अमिताभ बच्चन, उसकी आवाज एक पहचान बन गई है। आज उस अमिताभ बच्चन की आवाज को लोग सुनने के लिए तरसते हैं। इसी तरह से आपकी आवाज के अंतर्गत क्या होना चाहिए, आप पहली बार तो स्पीकिंग एक्सप्रेसिव, इतना एक्सप्रेसिव बोलो अगले आदमी को लगे कि हाँ दम है आदमी में, आदमी जो बोलने जा रहा है कोई बहुत बढ़िया लेक्चर देगा। आप जो है आपकी आवाज बड़ी वार्म टोन होनी चाहिए, मतलब स्लो नहीं, बिल्कुल सुस्त नहीं। अगर आप थोड़े से भी सुस्ती दिखाते हैं तो उसी टाइम आपके ऑडियंस जो है नीरसता में आ जाएंगे। रेट बी स्लो इनफ टू अंडरस्टूड, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे कान 400 से लेके 500 शब्द सुन सकते हैं, लेकिन 100 से लेके 150 शब्द समझ सकते हैं। सुनना और समझना दोनों में अंतर है। अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन के लिहाज से आपको बताऊं तो सुनने का मतलब है कोई भी आवाज आपको सुनी, ये नहीं पता वो आवाज किसकी है। अगर आपको आवाज आई, आपने बता दिया कि ये आवाज जहाज की है, या ये आवाज बम की है, या ये आवाज इस चीज की है, तो दैट मीन यू आर लिसनिंग। तो आपने बोलते समय अंदाजा आपकी स्पीड पर मिनट 100 से लेकर 125 शब्द के करीब आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा आप लोग स्पीड करते हैं तो आपके ऑडियंस आपकी बात को कैच नहीं कर पाएंगे, या फिर आपके ऑडियंस आपके साथ चल नहीं पाएंगे। हम लोग बोलते बोलते कई बार फिलर्स यूज करते हैं। फिलर्स क्या होता है, जब हमें कई बार अगला शब्द याद नहीं होता है, जैसे इस तरह के हम फिलर्स कई बार याद करते हैं। कई बार कुछ लोग तकिया कलाम भी यूज करते हैं, जैसे मतलब कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं। आप लोगों ने फिलर्स यूज करने हैं, परंतु आपके ऑडियंस को यह शो नहीं होना चाहिए कि ये फिलर यूज कर रहे हैं। इतने ज्यादा फिलर नहीं यूज करने कि आप एक लाइन बोलो फिर फिलर यूज करो। फिलर होता है कभी कभी आपको अगला शब्द अभी तक बोलने में देरी है या समझने में देरी है, आप तब तक के लिए फिलर यूज कर सकते हैं, अन्यथा बार बार आप लोगों ने फिलर्स को यूज नहीं करना है। देन एनुंसिएशंस, यानी आप वर्ड्स का सही तरीके से प्रोनाउंस कीजिए। अगर आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो लगना चाहिए कि बंदा अंग्रेज है। अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो लगना चाहिए कि आदमी हिंदुस्तानी है। अगर आप पंजाबी में बोल रहे हैं तो लगना चाहिए कि आदमी पंजाबी का ज्ञाता है। आई मीन टू से आप किसी भी भाषा में बोलिए, चाहे अंग्रेजी में बोलिए, चाहे हिंदी में बोलिए, चाहे पंजाबी में बोलिए, लेकिन आपका अपनी भाषा के ऊपर कमांड होना चाहिए। आपको शब्द का जो है प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप शब्द को ठीक तरीके से प्रोनाउंस नहीं करते हैं तो होगा क्या, ऑडियंस आपकी इस गलत प्रोनाउंसिएशन पर हंसेंगे। एक बार ऑडियंस अगर आप गलत प्रोनाउंसिएशन से हंस पड़े तो नेचुरली ऑडियंस का तारतम्य जो है आपसे टूट जाएगा। फिर उन लोगों को आप दोबारा लाइन पर लाने के लिए, ट्रैक पर लाने के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। क्लियरली स्पीक, कई बार हम क्या करते हैं, शब्दों का गट्ठा सा फेंक देते हैं, एकदम बहुत सारे शब्द बोल देते हैं। अक्सर क्या होता है, जब टीचर का लेक्चर अभी बाकी होता है, उधर बेल का टाइम हो जाता है, तो आपने देखा टीचर एंड में आकर के ये होता है, ये होता कहते हैं, तो क्या वो बात स्टूडेंट को समझ में आती है? नहीं आती है। इसलिए आप लोगों ने अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखना है। किसी भी तरह का आप लोगों ने ऐसे अपने ऑडियंस को शो नहीं होने देना है कि मैं आपके ऊपर ये पूरे का पूरा गट्ठा थोप रहा हूं और आप इनको अचीव कीजिए। डेलिबरेटली पॉज एट की पॉइंट, कहीं कहीं आपको पॉज देना जरूरी है। अक्सर आपने देखा होगा ब्याह शादियों में जब डांस कर रहे होते हैं, डांस स्लो हो जाए तो क्षण भर के लिए डीजे को बंद कर दो और उसके बाद डीजे एकदम फास्ट म्यूजिक में चलाओगे तो जबरदस्त डांस आपके सामने आता है। आप जब लेक्चर दे रहे हैं, आपको लगा आपके ऑडियंस नीरस हो रहे हैं, जब आपको लगता है कि मेरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको बताना बहुत जरूरी है, तो आप लोग क्या करो, क्षण भर के लिए पॉज कीजिए। पॉज का मतलब 1 सेकंड या 2 सेकंड का पॉज होता है। अगर आप कहोगे 10-15 सेकंड का पॉज, वो पॉज नहीं होता है। उसका मतलब है आप लोग कहीं भूल चुके हैं, या फिर आप कहीं अपना भाषण या अपना वक्तव्य जो है कहीं आप भटक चुके हैं वहां से। इसके अलावा जो है
जो बहुत जरूरी चीजें जहां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बॉडी लैंग्वेज का आपके लेक्चर में कितना अहमियत है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। बॉडी लैंग्वेज में अगर मैं आप जरा ध्यान से इस बात को सुनिएगा, जब ऑडियंस बैठे होते हैं तो स्पीकर के ऑडियंस का जो ध्यान 100% जो ध्यान है, 57% स्पीकर का ध्यान ऑडियंस का ध्यान स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज पर जाता है, 38% ऑडियंस का ध्यान जो है स्पीकर की वॉइस इन्फ्लेक्शन पर जाता है, और केवल मात्र 7% ध्यान जो है ऑडियंस का स्पीकर के शब्दों के ऊपर जाता है। इतना ज्यादा महत्व है बॉडी लैंग्वेज का। बॉडी लैंग्वेज में आपने क्या करना है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टैंड टॉल एंड लुक कॉन्फिडेंट। कई बार आपने देखा होगा आदमी लेक्चर स्टैंड पर आकर के गिर जाता है या टेढ़ा हो जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल सीधा खड़ा होना है और लगना चाहिए कि यू आर फुली कॉन्फिडेंट टू डिलीवर द लेक्चर। इसके अलावा आप लोगों ने जो है अपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बना के जरूरी रखना है। आपके जो ऑडियंस है, ख्याल रखिएगा कम से कम प्रत्येक ऑडियंस के साथ आपका मिनिमम 3 सेकंड का जो है आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑडियंस आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वो और जगह उनका दिमाग चला जाएगा, वो लोग आपकी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुनोगे। इसके अलावा कीप योर आर्म्स बाय योर साइड्स। अपनी बाजू जो है साइड पे रखिए। ये नहीं कि अपनी बाजू कभी पीछे कर लो या अपनी बाजू ऊपर कर लो, ये अच्छा नहीं लगता है। उससे आप थोड़े से इगोइस्टिक से लगते हैं जब आप अपनी बाजू को इस तरह से करते हैं। इसके अलावा जो है यूज नेचुरल पोस्चर्स एंड जेस्चर्स। आपके जो जेस्चर्स हैं, आपका जो पोज है, आपने किस तरह से खड़े होना है, वो नेचुरल होना चाहिए। ये ना लगे कि आप लोग सिर्फ लेक्चर देने के माध्यम से आए हो, यानी ऑडियंस को लगे कि बड़ा नेचुरल सा पोज बना करके जो है ये लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा मूव अराउंड बट बिटवीन योर की पॉइंट। अब मेरे को पता है कि मेरे सामने कैमरा है, मैं की पॉइंट मेरा क्या है, मैं यहीं करूँ। अगर मैं मूव करने लग जाता हूँ, इधर से उधर और इधर से इधर आने लग जाता हूँ, तो ऑब्वियसली जो है मैं कैमरे से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि स्पीकर का काम है अपने जितना एरिया उसको मिला है उतने ही एरिया में लेक्चर दें। योर ऑडियंस आर नॉट द टेबल फैन। आपके ऑडियंस टेबल फैन नहीं है कि जिधर आप गए गर्दन उधर कमा ली, फिर उधर गए उधर गर्दन कमा ली। इसलिए हैव इन योर माइंड द ऑडियंस कन्वीनियंस, सो दैट आप सिर्फ अपना एरिया पहले देख लीजिए कि मैंने कितने। आप मान लीजिए मंच पर अपना भाषण दे रहे हैं, लेक्चर स्टैंड पर अपना भाषण दे रहे हैं, वहां पर आपका माइक पड़ा है, अगर आप थोड़े से भी इधर उधर होते हैं तो आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो सकती है। इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है। इसके अलावा जो है यूज हैंड्स एट पर द नीड ऑफ द टॉपिक। आपके हाथों को उतना ही हिलाइए जितने टॉपिक की जरूरत है। आप कोई तलवारें नहीं चला रहे हैं, आप कोई लड़ाई या युद्ध नहीं कर रहे हैं कि हाथों को ऐसे हिलाओ जैसे तलवारें। आप लोग भाषण दे रहे हो, जितना आपकी बात की जरूरत है कि इसके अंदर इतना हाथ हिलना चाहिए, उतना ही अपने हाथों का प्रयोग कीजिए। यूज नेचुरल फेस एक्सप्रेशंस। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, ये ना हो कि आपको जो है कहा गया कि आप अपनी स्माइल करो जी, आप ऐसे करो। नो, आपके एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए जैसे आप शांत स्वभाव में अपना भाषण दे रहे हैं, इस तरह से आपके एक्सप्रेशंस होने चाहिए। आपने क्या नहीं करना भाषण देते समय, डोंट क्रॉस योर आर्म्स एंड पुट देम बिहाइंड योर बैक। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपने अपनी बाजू को कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं करना है, ना अपने बैक के पीछे रखना। उससे थोड़ा सा मतलब आपकी ना पर्सनालिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसे लगेगा जैसे स्पीकर मरोड़ में है, जिसे हम कह सकते हैं देशी भाषा में अगर कहा जाए। इसके अलावा जो है डोंट फिडजेट। कई बार क्या है, आपने देखा होगा भाषण देने वाला आदमी थका सा टूटा सा आता है। अब एक टीचर क्लास में थका सा टूटा सा आएगा तो स्टूडेंट तो पहले ही थके से टूटे हुए बैठे होते हैं। इसलिए आप बड़ी एनर्जेटिक वे में जाइए क्लास में और भाषण देना आप शुरू कीजिए। डोंट स्क्रैच योर नोज, ये नहीं कि आप अपनी नाक को स्क्रैच कर रहे हैं, शफल योर फूट, कभी पैर को हिला रहे हैं, ऐसा आप लोगों को नहीं करना। ये बॉडी लैंग्वेज आपका बहुत जरूरी जो है इसमें चाहिए। इसके अलावा डोंट पॉइंट एनी वन योर ऑडियंस। कई बार क्या होता है, हम लेक्चर देते समय, खासकर मैं अध्यापक की बात करूंगा, अध्यापक कई बार क्या करते हैं, किसी स्टूडेंट की तरफ निगाह टिका लेते हैं। वो निगाह टिकाने का कारण क्या होता है, वो स्टूडेंट गर्दन हिला रहा होता है तो सर को भी गलतफहमी हो जाती है कि विद्यार्थी समझ रहा है। अब वो सारा दिन सारे का सारा 45 मिनट उस स्टूडेंट की तरफ निगाह रखते हैं। आप अगले दिन देखिए, अगले दिन वो स्टूडेंट वहां पर बैठा हुआ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा आप सभी ऑडियंस की तरफ बराबर देखिएगा। एक तो इसका ये फायदा होगा कि सभी ऑडियंस की तरफ आपका आई कांटेक्ट रहेगा। दूसरा ये फायदा होगा कि दूसरे ऑडियंस को ऐसा नहीं होगा कि ये हमें निगलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ टीचर बॉयज की तरफ देख के पढ़ा रहे हैं, जब कोई मैडम गर्ल्स की तरफ देख के पढ़ा रही, तो उससे ऐसे लगता है जैसे एक वर्ग को हम निगलेक्ट कर रहे हैं।
तो ऐसा हम लोगों ने कभी भी प्रदर्शित नहीं होने देना है। डोंट फोर्स योर स्माइल, अपने स्माइल को धक्के से नहीं निकालना। जैसे मैं अगर यूं कहूं कि अगर आपको आपकी कुतकुतारियां निकाल करके कहा जाए कि स्माइल करो, ऐसी स्माइल की जरूरत नहीं। दैट शुड बी ए वेरी नेचुरल स्माइल आपकी होनी चाहिए। अवॉइड द फेसिंग अप एंड डाउन, कई बार हम फेस को ऊपर नीचे करते रहते हैं। दिस इज नॉट ए गुड, ये अच्छा नहीं है। आपके ऑडियंस को ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करना, आप नीचे देख रहे हैं, ऑडियंस नीचे देखेंगे, आप ऊपर देख रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि ऑडियंस आर नॉट द टेबल फैन, मतलब ये नहीं कि ऑडियंस को आप उनका मजाक बना करके रखो। और इसके बाद डोंट मूव टू मच। कई बार आपने देखा होगा भाषण देते समय, जब बोलते समय कुछ लोग इधर उधर बहुत भागते दौड़ते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आप अपना की पॉइंट जानिए। आप अगर लेक्चर स्टैंड पर भाषण दे रहे हैं तो फिर तो आपकी मजबूरी, आप इधर उधर घूम ही नहीं सकते हो। फिर अगर आप कैमरे के सामने हैं तो भी आपकी मजबूरी कि आप इधर उधर घूम ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपकी ऐसी मजबूरी नहीं है, फिर भी आपका एक की पॉइंट होना चाहिए और उसी पॉइंट के मुताबिक जो है आप लोगों ने बोलना है, उसी पॉइंट के मुताबिक आपने भाषण देना है। प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन फिनाइल, सबसे जरूरी बात। हम क्या करते हैं, कई बार आपने देखा, हम ये मानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लास्ट वर्ड्स आर दोज वर्ड विच आर मेमोरेबल। आखिर में बोले गए शब्द कई बार बहुत स्मरणीय हो जाते हैं, कई बार बहुत प्रभावी हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, इंटरवल तक फिल्म का हमें मजा नहीं आता है और उसके बाद हम कई बार कहते हैं कि यार फिल्म कुछ नहीं है, छोड़ के चलते हैं। फिर दोस्त कहता है कि नहीं देखते हैं, पैसे लगा रखे हैं। एंड में आकर के जब वो फिल्म बढ़ती है, जब उसकी स्टोरी जब होती है, या फिर यूं कह लीजिए कि जब हीरो विलेन को पीट रहा होता है, तो लगता है कि हाँ भाई पैसे पूरे हो गए। तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग ना कई बार भाषण देते समय या कुछ भी प्रस्तुतिकरण देते समय अपना निष्कर्ष खुद निकालना शुरू कर देते हैं। मैं खुद मानना शुरू कर दूं कि मैंने भाषण अच्छा नहीं दिया या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी। मैं कौन हूं? मैं भाषण दे किसके लिए रहा हूं? ऑडियंस के लिए। मेरा भाषण देना, मैंने देना किसको? ऑडियंस को। अगर मेरा लेक्चर, मेरा भाषण मेरे ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, भले ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरा कहने का मतलब आपके जो जज है वो ऑडियंस है, आप अपने जज नहीं हो। कई बार आपने देखा होगा, आप लोग कॉलेज आते हैं, आपको आते कोई आदमी कहता है बड़े हैंडसम लग रहे हो, आप कहते हो नहीं यार ये कमीज तो पुरानी है, ये पैंट भी मेरे दोस्त की, क्या जरूरत है? आपको जब अगला हैंडसम कह रहा है तो हु आर यू? वो जज है आपके कपड़ों का। तो आपने जो भाषण देना है, आपके भाषण का असली जज जो है वो आपके ऑडियंस है। ऐसा आपने कदाचित नहीं सोचना कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। हाँ, अगर आपको लगता है मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, तो भी एंड में आकर के आप कुछ बातों को ध्यान में रख करके अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट बना सकते हैं। आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। क्लीन द ब्लैक बोर्ड इफ यूज इट। आप क्या करते हैं, कई बार अक्सर आपने देखा होगा, मैं टीचर हूं, टीचर की बात करता हूं। एक टीचर अपना लेक्चर दे करके जाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख करके जाते हैं, उसको रब करना उस टीचर की ड्यूटी है। अगर आप रब नहीं करते हो तो जब नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं, होता क्या है, कई अगला जो टीचर है उस टीचर ने ब्लैक बोर्ड को यूज नहीं करना होता। जो स्टूडेंट लेट आता है उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ नजर आता है कि शायद टीचर ये पढ़ा रहे हैं। सो ऑलवेज क्लीन योर ब्लैक बोर्ड, ये आपकी ड्यूटी है। मैं टीचर होने के नाते, अगर आप टीचर बनते हैं, कहीं भी आप वक्ता बनते हैं, आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं। अब वो वैसे भी आप, आजकल तो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो आपको सफाई करना ये आपका फर्ज बनता है। कीप काम एंड स्पीक स्लोली। जब आपका भाषण खत्म होने वाला हो, जब आपका लेक्चर खत्म होने वाला है, आपने धीरे धीरे अपने भाषण को, अपनी आवाज को, अपनी प्रस्तुति को धीरे धीरे लेकर के आना है और बड़ा जो है स्पीक स्लोली करना है, एकदम आपने तेजी से नहीं बोलना है। इनवाइट द ऑडियंस टू आस्क द क्वेश्चन। कोशिश कीजिए कि आपके ऑडियंस की, आपके वक्तव्य के प्रति कोई ना कोई क्वेरी हो सकती है। आप अपने ऑडियंस को मौका दीजिए कि इफ एनी ऑडियंस वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन ही कैन रेज, तो आप उनके क्वेश्चंस का जवाब भी दे सकते हैं, उनकी क्वेरी सुन सकते हैं। मेक सम पावरफुल रिमार्क्स एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। आपका जब भाषण खत्म होता है तो कुछ पावरफुल रिमार्क्स जो है आपने देनी है। वो पावरफुल रिमार्क्स जो है आपके ऑडियंस को ताउम्र याद रहे, इस तरह का रिमार्क्स होना चाहिए। मैं जब अपना भाषण खत्म करूंगा, मैं जब अपना वक्तव्य खत्म करूंगा, तो मैं अपने विद्यार्थियों को जरूर कोई ना कोई पावरफुल रिमार्क्स दूंगा। इसके अलावा आपके जो ऑडियंस है, आपके जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनका थैंक्स करना बहुत जरूरी है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचिंग, नॉन टीचिंग और स्टूडेंट्स का, कि उन लोगों ने मुझे आप लोगों के सामने रूबरू होने का मौका दिया है। अब आप जब फिनाइले में हैं तो आप लोगों ने करना क्या नहीं है, शफल योर पेपर एंड गैदर अप योर।
कई बार आपने देखा होगा टीचर का जब लेक्चर खत्म होने वाला होता है तो वो 5 मिनट पहले ही अपनी किताब, अपने पेपर इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं। ऐसा क्या आफत आ रही है? जब आप पहले अपने पेपर इकट्ठे करने शुरू कर दोगे, पेन बंद करना शुरू कर दोगे, तो स्टूडेंट तभी से आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ऑडियंस को लगेगा अब खत्म हो गया। आपने देखा होगा फिल्म देखने जाते हैं, कई बार फिल्म एंड पर आती है तो 5-1 मिनट पहले ही ऑडियंस उठना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ऐसा शो नहीं होने देना कि मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, फटाफट पेपर इकट्ठे करूँ, फटाफट शफलिंग। नो, इसके अलावा जो है स्पीड योर स्पीच टू क्रैम द मोर इंफॉर्मेशन इन ए वेरी, आपने क्या करना, स्टॉप टू स्पीक। कई बार आप क्या करते हैं, आपके पास शब्द ज्यादा रहते हैं, समय कम रहता है, आप ना शब्दों का कत्ल करते हो, फिर यानी ये होता है, ये होता है, ये होता है, कुछ समझ में नहीं पड़ता स्टूडेंट को, कुछ पल्ले नहीं पड़ता स्टूडेंट को। ये गलतफहमी हमारी कि मैंने सिलेबस खत्म करवा दिया है जब मैंने अपने विद्यार्थियों को बता दिया है। सो ये हमारी ड्यूटी बनती है, कोई भी वक्तव्य है एंड में आकर के जो है अपने शब्दों को ध्यान में रखें। डोंट आर्ग्यू, कोशिश कीजिएगा कि जाते समय किसी के साथ कोई आर्ग्यू ना हो। अगर आपकी किसी ऑडियंस के साथ आर्ग्यू होती है, कारण ये होता है कि आपके पास वक्त का अभाव होता है, आप उस ऑडियंस को फिर सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी बात का आपको ज्ञान नहीं है, अगर किसी बात का जवाब आपके पास नहीं है, तो यू कैन रिफ्यूज कि सॉरी आई डू नॉट नो अबाउट दिस, जब मैं आपको कल बता सकता हूँ। ये मेरी आप लोगों के बारे में, इस प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में एक वीडियो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं एंड में आकर के जो है आप लोगों को पावरफुल रिमार्क्स की अगर मैं बात कहूँ तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मत, मेरे विद्यार्थियों के लिए है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, मत इतने बेताब हो मंजिल को पाने के लिए, मत इतने बेताब हो मंजिल को पाने के लिए, काबिल ही इतने बन जाओ कि मंजिल तुम्हें ढूंढे। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।